हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट्स को 24 घंटे के लिए आईसीयू में ज़्यादातर रखा जाता है। उसका क्या रीज़न है? काफ़ी लोग जब पेशेंट को हम एंजियोप्लास्टी के बाद आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तो वो डरते हैं, घबराते हैं कि आईसीयू में क्यों शिफ्ट किया, आईसीयू में शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत है, आईसीयू में शिफ्ट करना क्या एक बुरा साइन है, क्या इससे कोई पेशेंट की लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई डरने की बात तो नहीं है। उस बारे में बात करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम ज़्यादातर हर पेशेंट को 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल 24 घंटे पेशेंट्स को आईसीयू में रखना ज़रूरी रहता है। आज उस बारे में बात करेंगे क्या एक्चुअल में चीज़ें हो सकती है जिसके लिए पेशेंट को आईसीयू में रखना ज़रूरी है। ये टॉपिक एक तरह से इस तरह से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों पेशेंट को 24 से 48 घंटे तक एटलीस्ट हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि साहब एंजियोप्लास्टी करके तुरंत डिस्चार्ज क्यों नहीं कर सकते, इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की या 2-3 दिन रखने की क्यों ज़रूरत है, हमको जल्दी छुट्टी कर दो, हमको रात अभी आप एंजियोप्लास्टी करके शाम तक छुट्टी कर दो, वैसा लोग बात करते हैं। तो उस चीज़ को कवर करने का या डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या इश्यूज़ है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, किस लिए हम पेशेंट को 24 घंटे आईसीयू में रखते हैं और कब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं आफ्टर एन एंजियोप्लास्टी। अगर सब कुछ स्टेबल भी हो तो भी क्यों पेशेंट को एटलीस्ट 48 घंटे हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा किसी एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। आते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट को आईसीयू में रखने की ज़रूरत क्यों है। ज़्यादातर हर पेशेंट को एज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ज़्यादातर हर हॉस्पिटल में 24 to 48 आवर्स हॉस्पिटल में रखा जाता है, आईसीयू में रखा जाता है। इसका रीज़न ये है कि एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होती है या ज़्यादातर जो भी तकलीफ आती है, इवन हार्ट अटैक से रिलेटेड भी ज़्यादातर जो भी तकलीफें आती है उसका होने का सबसे ज़्यादा चांस पहले 24 घंटे में ही होता है। स्टेंट बेसिकली एक मेटल है, बॉडी में लगने के बाद बॉडी उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, कई बार सडन क्लॉटिंग हो सकता है, कई बार सडन प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम होने का ज़्यादातर चांस पहले 24 से 48 घंटे में ही रहता है। इसलिए ये पीरियड में मॉनिटरिंग होती रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, सडनली पेशेंट डिटोरिएट ना हो जाए, इसके लिए आईसीयू में रखना ज़रूरी है। हार्ट के पेशेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का ज़रूरत पड़ता है। पेशेंट की कंडीशन अगर बिगड़ती है तो कई बार बहुत सडनली बिगड़ जाती है, आपको कुछ रिएक्ट करने का टाइम ना मिले और 2-5 मिनट में पेशेंट की डेथ हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसीलिए ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में कार्डियक पेशेंट का यहाँ इमरजेंसी मैनेजमेंट की ज़्यादातर फैसिलिटीज़ आईसीयू में ही होती है। वार्ड में कंपैरेटिवली क्या रहता है कि सिस्टर्स या डॉक्टर्स रूटीनली अवेलेबल तो रहते हैं, पर उतना ज़्यादा इमरजेंसी का किट अवेलेबल होना या उतना ज़्यादा इमरजेंसी का इक्विपमेंट अवेलेबल होना वो कई बार नहीं होता और कई बार पेशेंट को वहाँ से आईसीयू में शिफ्ट बैक करने की ज़रूरत भी पड़ती है। पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है तो वो शिफ्टिंग प्रोसेस में भी कई बार 5-10 मिनट लग जाता है, 15 मिनट लग जाता है, तो उसमें कई बार कंडीशन बिगड़ भी जाती है। तो इसीलिए कार्डियक पेशेंट्स को एटलीस्ट 24 आवर्स जब वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं प्रॉब्लम होने का या जब सबसे ज़्यादा उनको जान जाने का अंदेशा है, उस टाइम पर आईसीयू में रखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो स्टेंट थ्रोम्बोसिस है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस यानी स्टेंट में सडनली क्लॉटिंग होने का प्रोसेस है। ये ज़्यादातर अगर होता है तो पहले 7-8 घंटे के अंदर ही होता है। एक तरह से मान के चलिए कि स्टेंट एक मेटल है, फॉरेन बॉडी है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, वो पहले 24 घंटे में ही डिसाइड होता है। उसमें भी ज़्यादातर जिन लोगों को क्लॉट होता है भले 1 to 2% ही चांस है, लेकिन पहले 7-8 घंटे में ही सबसे ज़्यादा चांस रहता है। उसमें जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा रिस्क कम होते जाएगा, रिस्क सबसे ज़्यादा है और फिर जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा उसका कर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होते जाएगा। स्टेंट थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि इस दौरान पेशेंट को धबकारे का प्रॉब्लम हो सकता है, रिदम अनस्टेबल हो सकती है। अगर पेशेंट हार्ट अटैक के बाद आए तो खासकर इसका सबसे ज़्यादा चांस होता है। इवन स्टेंट थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड या हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड भी कई बार कॉन्ट्रास्ट का भी जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से भी कई बार धबकारा अनियमित हो सकता है, रिदम अनस्टेबल हो सकती है। और ऐसे पेशेंट को अगर आप वार्ड में बिना मॉनिटरिंग के रखते हो, टेक्निकली आईसीयू से मतलब ये है कि पेशेंट कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग पे रहेगा, तो अगर आप बिना मॉनिटरिंग के रखते हो तो फिर सडनली पेशेंट का अगर धबकारा अनियमित होता है और हार्ट बंद हो जाता है तो आपको जब तक पता चलेगा कि पेशेंट को कुछ हो गया या पेशेंट कोलैप्स हो गया तब तक बहुत देर हो जाती है। और कई बार वार्ड में वो सब चीज़ें अवेलेबल करवाने में या पेशेंट को वहीं पर शॉक करने के लिए या कार्डियक मसाज वगैरह चालू करने के लिए फैसिलिटी नहीं हो पाती या चीज़ें अरेंज हो पाने में 5-10 मिनट लग जाता है, तो वो टाइम में पेशेंट कई बार डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो ये चीज़ को क्योंकि रिस्क पहले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा होता है तो इसलिए ये चीज़ ना हो इसके लिए
पेशेंट को आईसीयू में रखना एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल ज़रूरी है। नेक्स्ट ये है कि जब पेशेंट आईसीयू में रहता है, पहले एंजियोप्लास्टी के पहले 24 घंटे तो कई तरह के ब्लड थिनिंग इंजेक्शंस और दूसरा रिदम को कंट्रोल करने की, नसों को डायलेट करने के एंटीबायोटिक्स, कई तरह के इंजेक्शंस और इन्फ्यूजन्स भी चलते रहते हैं। इंजेक्शंस तो ठीक है, हम वार्ड में भी दे सकते हैं, लेकिन इन्फ्यूजन पंप्स ज़्यादातर वार्ड में बहुत स्टेबल पेशेंट हो तो आप फिर भी दे सकते हैं, पर यूजली अवॉइड किया जाता है। ज़्यादातर मल्टीपल इन्फ्यूजन्स पे अगर पेशेंट होता है तो वैसे पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है। 12 से 24 घंटे में ज़्यादातर ये इन्फ्यूजन, खासकर बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ, खून पतला करने की दवाइयाँ, खून डायलेट नलियों को डायलेट करने की दवाइयाँ, ये ज़्यादातर इंजेक्शंस पहले 24 से 48 घंटे पेशेंट को दिए जाते हैं। तो वो मेंटेन रहे प्रॉपरली, उनका डोजेज प्रॉपरली जाता रहे, पेशेंट को उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए पेशेंट को वो आईसीयू में रखना ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के बाद कभी कभार सडन चेस्ट पेन हो सकता है। तो चेस्ट पेन अगर होता है तो आपको, अगर मॉनिटर से पेशेंट कनेक्टेड है तो तुरंत आपको ईसीजी में चेंजेस वगैरह दिख जाते हैं, या कई बार पेन ना भी हो, पेनलेस भी इश्यूज़ हो रहे हैं और ईसीजी में आपको चेंजेस दिखने लग जाते हैं, तो आप पेशेंट का तुरंत ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर एंजियो वापस से चेक करने की ज़रूरत भी है तो भी वो ज़्यादातर पहले 24 घंटे में ही होगी, तो आप तुरंत जाके उसको चेक कर सकते हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। तो अगर पेन हो रहा है या पेशेंट को प्लास्टिक के बाद पेन होता है तो पेन सीरियस है कि माइल्ड है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं, वो डिसीजन करने के लिए भी कई बार आईसीयू सेटअप बेटर रहता है। क्योंकि अगर कई बार मॉनिटरिंग में पेशेंट नहीं हो तो आपको थोड़ा बहुत पेन होता है तो आप कई बार इग्नोर भी कर देते हो, सीरियस पेन या हार्ट अटैक या स्टेंट का क्लॉटिंग भी कई बार मिस हो जाता है, तो पेशेंट की कंडीशन कई बार वार्ड में भी डिटोरिएट हो जाती है। और घर पे भेजना तो बहुत ही डेंजरस है। ऐसे केस में अगर घर पे भेज दिया और घर पे स्टेंट क्लॉट हो गया, पता नहीं चला, या पेशेंट को आने में लेट हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। उसमें कई बार पेशेंट ब्रॉड डेड भी हॉस्पिटल आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि एंजियोप्लास्टी के बाद कुछ घंटे तक ज़्यादातर पेशेंट को बीपी थोड़ा सा ड्रॉप होता है। ये कॉन्ट्रास्ट के इफेक्ट से भी हो सकता है। कई बार बंद नली को खोलते तो रिपरफ्यूजन रिलेटेड थोड़ा इंजरी होता है, बहुत सारे टेक्निकल कारण हो सकते हैं। इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स एंजियोप्लास्टी के बाद 12 से 24 घंटे ब्लड प्रेशर बढ़ाने की मेडिसिन पर रहते हैं। ऑब्वियसली ये कंडीशन में पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, थोड़ा रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि एंजियोप्लास्टी वगैरह में जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है, इससे लंग्स में कई बार पानी भर सकता है। लंग्स में पानी भरता भी है तो पहले 7-8 घंटे या 24 घंटे ज़्यादा रिस्क है। जिन लोग का भी हार्ट पंप फंक्शन ज़्यादा वीक है उनको रिस्क ज़्यादा है। जिन लोग का हार्ट पंप फंक्शन अच्छा है, जिनको पहला हार्ट अटैक है, कंपेरेटिवली चांस कम है। मल्टीपल हार्ट अटैक्स आ चुके हैं, नलिया सब खराब है, डायबिटिक पेशेंट है, लंग्स फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है, हार्ट फंक्शन बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, वैसे लोग को रिस्क ज़्यादा है। तो वैसे लोग को अगर सडन पल्मोनरी एडिमा में होता जाते हैं या ऑक्सीजन सैचुरेशन भी अगर ड्रॉप होता है तो आईसीयू में मैनेजमेंट करना इजी पड़ता है। इसका भी रिस्क पहले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा रहता है, फिर जैसे जैसे टाइम निकलते जाता है रिस्क कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट को आईसीयू से शिफ्ट करने के बाद भी 1 से 2 दिन एटलीस्ट वार्ड में रखते हैं। जब सब कुछ स्टेबल हो उसके बाद ही डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर आप प्री मैच्योरली पेशेंट को अगर डिस्चार्ज करते हैं तो फिर काफ़ी चांसेस है कि 2-4 दिन के अंदर पेशेंट वापस लौट के आता है और फिर उसकी कंडीशन बिगड़ी हुई होती है। उस समय पेशेंट को संभालना ज़्यादा टफ पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि पेशेंट का यूरिन मॉनिटरिंग भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के बाद जो कॉन्ट्रास्ट जाता है उससे, या कई बार बीपी फ्लक्चुएट करता है, इससे पेशेंट सडनली किडनी फेलियर में जा सकता है। वार्ड में जब पेशेंट कैथेटराइज वगैरह नहीं होता तो यूरिन आउटपुट का उतना स्ट्रिक्ट चार्टिंग नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर डॉक्टर बोल के रखे तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन कंपैरेटिवली जो इंटेंसिटी है जिससे मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर की होती है और जो इंटेंसिटी से यूरिन आउटपुट वगैरह की मॉनिटरिंग होती है वो कंपैरेटिवली आईसीयू में बेटर रहता है। कभी कभी यूरिन मॉनिटर करने के लिए भी पेशेंट को यूरिन का कैथेटर डालना पड़ता है ताकि यूरिन कितना जा रहा है वो अपन मॉनिटर कर सकें, पर आवर उसमें कुछ ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। क्योंकि सडनली अगर पेशेंट किडनी फेलियर में भी जाता है तो आपको, अगर आपने प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया पेशेंट को, तो कई बार जब पता चलेगा तो बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी मॉनिटर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। कभी कभी पेशेंट को इसी चेंजेस आते हैं और सडनली कोई पेन ना हो, कोई सिम्टम्स नहीं हो, पेशेंट मॉनिटर से कनेक्टेड नहीं हो तो बिल्कुल मिस हो सकता है। तो मॉनिटर में ईसीजी चेंजेस अगर आप देखते हो, रिदम डिस्टर्बेंस कुछ देखते हो, तो कई बार स्टेंट में कोई क्लॉट तो नहीं हुआ या कोई और नली में हार्ट अटैक तो नहीं है, आप सस्पेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। एंजियोप्लास्टी के बाद कुछ लोग को ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है, जो हम खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं प्लस जो आर्टरियल पंचर करते हैं, कभी कभार उस जगह पे ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार खांसी, उल्टी में, मोशन में, ब्रेन में भी कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है। चांस 1% से भी कम है लेकिन हो सकती है। अगर कुछ होता है और कोई स्ट्रोक का जैसा सिम्टम्स होता है, कोई ब्रेन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स पेशेंट को डेवलप होते हैं, तो वो भी मॉनिटरिंग करना ज़्यादा ईजी आईसीयू में पड़ता है, इसलिए भी आईसीयू केयर का ज़रूरत रहता है। बहुत सारी मेडिसिन चल रही होती है तो पेशेंट को अगर ड्रग रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट्स भी हो या कोई सडन चेंजेस हो रहे हैं पेशेंट के कंडीशन में, तो भी आईसीयू में मॉनिटरिंग थोड़ी बेटर हो पाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि कई बार हॉस्पिटल एक्वायर्ड पेशेंट को जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो
मे बी लेस देन 1% चांस है, लेकिन पेशेंट को कभी कभी फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है और जिसकी वजह से कंडीशन डिटोरिएट हो सकती है। तो ये चीज़ का भी मॉनिटरिंग कंपेरेटिवली थोड़ा सा आईसीयू में बेटर रहता है। तो प्रैक्टिकली आप मान के चल सकते हैं कि ज़्यादातर हर कॉम्प्लिकेशन या हर प्रॉब्लम जो होती है वो पहले 24 से 48 घंटे ही सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो इसलिए अगर पेशेंट आपका उस दौरान आईसीयू में है तो मॉनिटरिंग ज़्यादा ईजी रहेगी। बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी दिक्कत आती है, जो भी पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है, पहले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की, ये ज़्यादातर मॉनिटरिंग आईसीयू में बेटर हो पाती है, इसलिए 24 घंटे आईसीयू में रखते हैं। एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए तो उसे वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर अगर बहुत स्टेबल पेशेंट है तो ठीक है, आपने 2-4 घंटे भी आईसीयू में रख के फिर शिफ्ट कर दिया तो भी चलता है। पर अगर थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, खासकर अगर हार्ट अटैक के बाद पेशेंट आया है, तो उसको डेफिनेटली रखना पड़ता है आईसीयू में, क्योंकि हार्ट अटैक रिलेटेड स्ट्रोक होना है, हार्ट का फट जाना, सडनली दबका एनीमिया होना, हार्ट अटैक रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं पहले 24 से 48 घंटे में ही ज़्यादा होते हैं। सडन कभी कभी लंग्स में पानी वगैरह भी भर जाता है तो भी मैनेज करना मुश्किल पड़ सकता है। तो इसलिए पेशेंट को पहले 24 से 48 घंटे आईसीयू में रखा जाता है। जब नेक्स्ट डे चेक करते हैं इस 24 घंटे के बाद कि सारे पैरामीटर्स ठीक है, ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं है, बीपी वगैरह स्टेबल है, कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई पेन नहीं है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, तो ही पेशेंट को वार्ड में रखा शिफ्ट किया जाता है और उसके 1 से 2 दिन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। बहुत जल्दी डिस्चार्ज करने से अगर ये प्रॉब्लम्स घर पर जाकर पेशेंट को होती है तो मैनेज करना मुश्किल पड़ता है और फिर पेशेंट की सडनली कंडीशन बिगड़ जाती है। पेशेंट वापस लौट के तब आता है जब हालत बहुत बिगड़ जाती है, जब रिलेटिव्स को लगता है कि घर पर मैनेज नहीं हो सकता, और तब तक कई बार बहुत देर हो जाती है। कभी कभार पेशेंट मृत्यु होकर या ब्रॉड डेड हालत में हॉस्पिटल में आता है। तो पेशेंट की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है कि पेशेंट एंजियोप्लास्टी के बाद एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स हॉस्पिटल में रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर हो तो उसे इमीडिएटली मैनेज किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके और ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी को चेंज किया जा सके। ये टॉपिक में हमने बात की कि एंजियोप्लास्टी के बाद जो कॉमन लोग डरते हैं कि आईसीयू में क्यों रखा है पेशेंट को, उसका क्या रीज़न है और क्या चीज़ें मॉनिटर करनी होती है और कब शिफ्ट कर सकते हैं। डिस्चार्ज के लिए भी कई लोग हड़बड़ाते हैं कि हमको आज ही डिस्चार्ज कर दो, मेरे को बहुत काम है, मेरे को शादी अटेंड करने जानी है, मेरे को ऐसा करना है, तो वो भी लोग बात करते हैं। तो वो भी टॉपिक पर हमने बात की कि आज जल्दी डिस्चार्ज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स की भी मजबूरी है कि पहले 48 घंटे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मॉनिटरिंग आईसीयू में या हॉस्पिटल में बेटर हो पाती है। घर पर भेज देने से जान का जोखिम ज़्यादा हो जाता है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके, पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सके और गलत चक्करों में ना पड़े, गलत चीज़ों को दिमाग में ना लें। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया रिसेंटली, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।